बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर यह है कि 37 लाख हत्याओं के लिए आखिर चीन जिम्मेदार है, यह अब दुनिया जान चुकी है। लेकिन हत्या के लिए अब चीन को जुर्माना देना होगा। इन 37 लाख हत्याओं के लिए चीन को अब हर्जाना भरना होगा, क्योंकि चीन पर हत्या के आरोप में 37 लाख हत्या के आरोप में अब हर्जाने की आवाज उठ रही है। तबाही का जुर्माना चीन को देना होगा और यह आवाज कोई और नहीं उठा रहा है, यह आवाज अमेरिका से उठ रही है। देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहे हैं चीन को कितना हर्जाना जुर्माना देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को आप देख रहे हैं, एक तरफ जिनपिंग को देख रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आप देख रहे हैं। ट्रंप ने कहा है थोड़ा बहुत नहीं, 10 ट्रिलियन। जी हां, 10 ट्रिलियन कितना होता है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति, ये देखिए नंबर चलने लगे, 10 ट्रिलियन कितना होता है। गिनती कीजिए कितने जीरो हैं 10 ट्रिलियन में। 1 2 नहीं, 13 जीरो हैं। 10 ट्रिलियन डॉलर, 10 ट्रिलियन डॉलर की मांग की है खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने। 10 ट्रिलियन का मतलब हो गया 10 लाख करोड़ डॉलर, और रुपए में इसे बदलेंगे तो रुपए में ये हो जाता है 73 लाख करोड़। गिनिए जरा, मैं आपको जो दिखा रहा हूं आप गिनिए, यहां से जो जीरो आपको नजर आ रहे हैं ये 13 जीरो हैं, 7 और 3। ट्रंप ने कहा है चीन को अब 37 लाख हत्याओं के लिए, ये जो कोरोना की वजह से मौत हुई है, इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जाए और चीन से 73 लाख करोड़ का जुर्माना वसूला जाए। यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, यानी 73 लाख करोड़ चीन से लेना इन हत्याओं के लिए, इस जैविक जंग का जुर्माना। सीधे सीधे ट्रंप ने यलगार कर दिया है कि दुनिया को एकजुट होना चाहिए। दुनिया के जो दुश्मन ट्रंप के थे वो एक साथ आ गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि चीन से वसूला जाना चाहिए 73 लाख करोड़ रुपए। देखिए रुपए, Let's say China. 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 I know China very well. China. 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 37 लाख मौत का जुर्माना, 10 लाख करोड़। $17 करोड़ कोरोना पीड़ितों का मुआवजा, 10 ट्रिलियन डॉलर। चीन के जैविक हथियार पर ट्रंप ने मांगा जुर्माना। वुहान वायरस पर अब बुरी तरह घिर गया चीन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीन के खिलाफ ट्रंप का रुख पहले की तरह बेहद आक्रामक है। ट्रंप ने कोरोना के लिए वुहान लैब को जिम्मेदार ठहराया। कोरोना से लाखों लोगों की मौत और विनाश के लिए ट्रंप ने चीन को 10 ट्रिलियन डॉलर का जुर्माना देने को कहा है। राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने कई बार चीन को वुहान वायरस कहकर पुकारा था। China was putting out information which was false. I have to call it where it came from. It did come from China. So I think it's a very accurate term. अब जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है, तो एक बार फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर हमला बोला। बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन इस जुर्माने को चुका सकता है? क्या मानवता के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का पाप इस जुर्माने को चुकाने से धुल जाएगा? और आइए अब आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने क्या कहा है कि कैसे सारे दुश्मन एक हो गए हैं, उनकी बात पर यकीन कर रहे हैं। देखिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं हर कोई, यहां तक कि मेरे तथाकथित दुश्मन भी कह रहे हैं कि ट्रंप वुहान लैब से निकले चीनी वायरस के बारे में सही थे। यानी ट्रंप का जो मजाक उड़ा रहे थे, ट्रंप को जो मस्खरा बता रहे थे, वो सब अब यही कह रहे हैं जो ट्रंप कह रहे थे जब वो राष्ट्रपति थे। ये बात ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं चीन को, अमेरिका और दुनिया को कोरोना से मौत और विनाश के लिए 10 ट्रिलियन डॉलर का भुगतान करना चाहिए। यह कहना है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का, 10 ट्रिलियन का भुगतान करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं जरा कि आखिर ये 10 ट्रिलियन होता क्या है। बहुत सुनने में ऐसा लग रहा होगा भारी भरकम शब्द है, वाकई यह जुर्माना बहुत भारी भरकम है।
10 ट्रिलियन इतना भारी भरकम है कि दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था भी 10 ट्रिलियन के बराबर नहीं है। देखिए जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर ये है कितनी रकम। देखिए बहुत ध्यान से, 10 ट्रिलियन जो जुर्माना मांगा जा रहा है, 10 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ डॉलर। कितना? 10 लाख करोड़ डॉलर। ये नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जुर्माना 10 लाख करोड़ डॉलर। अमेरिका की जीडीपी देखिए जरा कितनी है, 19 लाख करोड़ डॉलर, यानी इसके लगभग दुगनी। यानी जितना जुर्माना चीन से ट्रंप मांग रहे हैं उससे दुगनी सिर्फ अमेरिका की जीडीपी है। जरा जीडीपी देखिए चीन की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ 12 लाख करोड़ की है और ट्रंप कितना मांग रहे हैं? 10 लाख करोड़ डॉलर। तीसरा ग्राफिक्स देखिए जरा, जापान की देखिए, जापान की पूरी अर्थव्यवस्था लगभग 4 से 5 लाख करोड़ डॉलर की है, ट्रंप मांग रहे हैं 10 लाख करोड़ डॉलर। और भारत की अर्थव्यवस्था देखिए 3.68 लाख करोड़। प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान की जीडीपी को 5 ट्रिलियन बनाएंगे, ट्रंप मांग रहे हैं 10 ट्रिलियन। यानी भारत की जीडीपी को जितना बनाने का टारगेट है उससे भी दुगना। अब आप इससे समझ सकते होंगे कि 37 लाख हत्याओं के लिए डोनाल्ड ट्रंप कितना पैसा मांग रहे हैं। यानी कई मुल्कों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा रकम होगी ये 10 ट्रिलियन, यानी कि 73 लाख करोड़ रुपए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन के बस का क्या है, लेकिन चीन पर इसके जरिए दबाव जरूर बनेगा, क्योंकि ट्रंप ये बात पहली बार नहीं कह रहे, ट्रंप पहले दिन से कह रहे हैं। ट्रंप एक लौते राष्ट्रपति हैं जो पहले दिन से कह रहे हैं कि यह चीनी वायरस है। आपको पता है ट्रंप के साथ जो शख्स बैठे हैं ये है व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर एंथनी फाउची। एंथनी फाउची दरअसल ट्रंप के साथ काम करते थे। ये एंथनी फाउची जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो कि अमेरिका की इंस्टीट्यूट है जो इन्फेक्शन पर रिसर्च करती है, वायरस पर रिसर्च करती है। ये फाउची दरअसल वुहान लैब को फंड कर रहे थे, ये फाउची दरअसल वुहान लैब को पैसा दे रहे थे रिसर्च के लिए। इसलिए कोरोना वायरस पर ट्रंप कह रहे थे ये चीनी वायरस है, चीनी वायरस है, और फाउची व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर क्या कह रहे थे? ये चीनी वायरस नहीं है। अब उनकी जुबान बदल गई है, अब दूसरी बात कह रहे हैं फाउची। लेकिन ट्रंप के साथ जब थे तो फाउची कह रहे थे ये कोरोना वायरस नहीं है, ये चीन का वायरस नहीं है, और इस वजह से ट्रंप ने फाउची को हटा दिया था अपनी टीम से। हालत ये हो गई थी। अब मैं आपको बताता हूं ये फाउची छोटी मोटी हस्ती नहीं है, फाउची कितनी बड़ी हस्ती है बताने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने तो फाउची को हटा दिया था, लेकिन देखिए जरा, खुद फाउची खड़े हुए हैं बाइडेन के साथ। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, 1980 के दशक से फाउची अमेरिका के प्रेसिडेंट के मेडिकल एडवाइजर रहे हैं। ये है फाउची, ये है फाउची का कद। इन्हें ट्रंप ने हटा दिया था। ट्रंप को शक फाउची पर था कि फाउची कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं, लेकिन फाउची की एक पोल खुल गई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फाउची के बहुत से मेल लीक हो गए हैं, वो मेल ये बता रहे हैं कि फाउची जानते थे। देखिए बराक ओबामा के साथ एंथनी फाउची की तस्वीर, 1980 से ये अमेरिका में प्रेसिडेंट के मेडिकल एडवाइजर रहे, और फाउची को वहां का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम, उससे भी नवाजा गया है फाउची को। बराक ओबामा के साथ आपने तस्वीर देखिए। आइए अब आपको दिखाते हैं इनकी तस्वीर बिल क्लिंटन के साथ। ये कितनी बड़ी हस्ती है अमेरिका में, ये देखिए किस दौर से फाउची अमेरिका में प्रेसिडेंट के साथ, राष्ट्रपति के साथ जुड़े रहे हैं। बिल क्लिंटन के साथ इनकी तस्वीरें हैं। ये बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, अमेरिका में साइंटिस्ट हैं, ये फिजिशियन है। ये बताता है कि फाउची दरअसल सब कुछ जानते थे। फाउची जिस संस्था के डायरेक्टर हैं वो संस्था चीन की वुहान लैब को पैसा दे रही थी। ये है जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ फाउची की तस्वीरें। तो फाउची की तस्वीरें मैं दिखाने का मकसद आपको ये इसलिए है कि फाउची दरअसल कैसे फंस गए, फाउची कैसे शिकंजे में आ गए हैं, और फाउची के लिए अब दिन मुश्किल के बचे हैं, क्योंकि फाउची की अब घेराबंदी शुरू हो गई है। घेराबंदी इसलिए हो रही है, दरअसल 80 साल के डॉक्टर एंथनी फाउची अमेरिका में कोरोना से, मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि फाउची कैसे फंसे हैं, वो जरा जल्दी से ग्राफिक्स में दिखाऊं कि फाउची के मेल्स लीक हो गए, ईमेल लीक हो गए।
कोरोना पर फाउची के निजी मेल सामने आ गए। पर्सनल मेल फाउची के कोरोना पर सामने आए हैं, जिसने तहलका मचा दिया है। मेल से सवालों में आ गए एंथनी फाउची। 866 पन्नों के मेल्स लीक हुए हैं फाउची के। इसे रोटेट करेंगे। कोरोना को लेकर ये मेल्स थे। कोरोना पर फाउची लगातार बात कर रहे थे। एक चीन के साइंटिस्ट से, जॉर्ज गाउ से लगातार बातचीत फाउची की हो रही थी और कोरोना पर बार बार उन मेल्स में सवाल उठाया जा रहा था, लेकिन फाउची चुप थे। फाउची सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। फाउची से जब कोरोना से जुड़े सवाल किए गए तो फाउची ने क्या कहा? फाउची ने कहा फोन करता हूं। फाउची ने लिखा मेल में कि फोन करता हूं, मेल पर बात नहीं कर रहे थे। दूसरे मेल में जिसमें वुहान पर सवाल था, उस पर फाउची ने जुबानें सिल ली और बात करने से पीछे हट गए। फाउची ने उसका जवाब तक नहीं दिया, इसलिए फाउची अब शिकंजे में है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर फाउची के जो मेल सामने आए उसमें क्या लिखा है। जरा जल्दी से मैं आपको बता दूं। दरअसल 80 साल के एंथनी फाउची अमेरिका में कोरोना से लड़ने के लिए बनी नेशनल रिस्पांस टीम का एक चेहरा है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में विशेषज्ञ के तौर पर 7 राष्ट्रपतियों, जी हां, फाउची 7 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में काम कर चुके हैं। जनवरी 2020 में एक ईमेल जो डॉक्टर फाउची को अमेरिका की सबसे बड़ी बायोमेडिकल रिसर्च टीम के डायरेक्टर ने भेजा था, उसमें कहा गया कि इस वायरस के कुछ फीचर बहुत असामान्य हैं और ऐसा लगता है कि इसे तैयार किया गया। इसके जवाब में डॉक्टर फाउची ने लिखा कि वो फोन पर उनसे इस बारे में बात करेंगे, यानी मेल का जवाब नहीं दिया। अप्रैल 2020 में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर फ्रांसिस कोलिंसन ने भी इसी बारे में डॉक्टर फाउची को एक मेल लिखा। उनके ईमेल में विषय जो था, सब्जेक्ट था, वुहान वाली थ्योरी को बल मिल रहा है। इस पर डॉक्टर फाउची का जवाब नहीं मिल पाया। इसी साल मई में डॉक्टर फाउची ने कहा कि वो इस बात से आश्वस्त नहीं है। सोचिए, फाउची जो कोरोना पर जवाब नहीं दे रहे थे, जो कह रहे थे कोरोना वुहान से नहीं आया, जो कह रहे थे कोरोना चीन से नहीं आया, वो फाउची एक साल बाद क्या कह रहे थे? ये वायरस, फाउची कह रहे हैं, ये वायरस कुदरती तौर पर पैदा हुआ नहीं है और उन्होंने कहा इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। ईमेल चैट से साफ पता चलता है कि एंथनी फाउची के चीन के महामारी एक्सपर्ट्स के साथ गहरे ताल्लुकात थे और वो चीन के टॉप महामारी एक्सपर्ट से लगातार संपर्क में थे। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर एंथनी फाउची और चीन के महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर जॉर्ज गाउ, जो चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर हैं, दोनों में कोरोना वायरस के दुनिया में फैलने के समय लगातार बातचीत हो रही थी। इससे बात साबित हो जाता है कि फाउची क्या कुछ छिपा रहे थे। और अब हमने आपको दिखाया था कि चीन की वैज्ञानिक ली मेंगयान, जो फिलहाल चीन में नहीं न्यूयॉर्क में, ली मेंगयान का कहना है कि फाउची के जो मेल लीक्स हुए हैं, इन लीक हुए मेल से जो वो दावा कर रही थी, जो वो बात कह रही थी, वो सबूत पुख्ता तौर पर साबित हो जाते हैं कि वो सच कह रही थी। लेकिन आइए अब आपको मिलवाने जा रहे हैं सवाल ये कि आखिर 37 लाख हत्या करने वाला वायरस किसने बनाया? वो वायरस क्या बैट लेडी ने बनाया? एक और नया चेहरा सामने आया है बैट लेडी का। यह है शी झेंगली, चीनी वैज्ञानिक। फुल स्क्रीन अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, शी झेंगली दरअसल चीन के वुहान लैब में काम करती हैं और इन्हें बैट लेडी के नाम से जाना जाता है। बैट लेडी के नाम से जाना जाता है। तो क्या शी झेंगली ने ही यह वायरस बनाया? आरोप ये लग रहे हैं। इन्हें क्यों चमगादड़ लेडी के नाम से जाना जाता है? जरा एक रिपोर्ट देखिए पहले। यह है चीन की बैट लेडी, जिनपिंग की सेना की वो महिला सिपाही जिसने मौत के वायरस कोरोना को जन्म दिया। इस महिला का नाम है डॉक्टर शी झेंगली। जब कोरोना वायरस फैला था तो चीन की इसी महिला ने वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व किया था। झेंगली चीन की वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चमगादड़ों में होने वाले वायरस पर लंबे समय तक शोध किया था। 2004 में झेंगली ने दर्जनों गुफाओं से चमगादड़ों के सैंपल इकट्ठा किए थे, जिसकी मदद से उसने एक शोध तैयार किया था। इसी शोध में दुनिया भर में महामारी फैलाने वाले कोरोना वायरस का भी जिक्र था। जब मौत के वायरस का फैलना शुरू हुआ था, तब चीन की इसी बैट लेडी ने अपनी रिसर्च के जरिए दुनिया को बरगलाया था। दावा किया था यह वायरस प्राकृतिक तरीके से फैल रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे चीन की वायरस साजिश बेनकाब हो रही है।
आइए अब आपको बताते हैं कि बैट लेडी पर आरोप क्या है, बैट लेडी पर क्या कुछ इल्जामात लग रहे हैं। जरा ये ध्यान से देखिए, क्या कर रही थी ये, क्या करती थी ये आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बैट लेडी ने कहते क्यों है। बैट वायरस की प्रमुख विशेषज्ञ हैं ये, यानी बैट वायरस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। 2015 से चीन में एक प्रयोग चल रहा था, एक चीन की लैब में 2015 से एक प्रयोग चल रहा था, और उस प्रयोग को कौन लीड कर रहा था? ये बैट लेडी। ये बैट लेडी लीड कर रही थी इसे। इन्हें बैट लेडी क्यों कहते हैं ये भी आपको बताया हमने। इंसानों पर कोरोना के असर पर रिसर्च कर रही थी बैट लेडी, पहली बार ये नाम सामने आया है। शोध को लेकर झेंग ली पर ये आरोप लगे हैं। झेंग ली वुहान लैब में ही रिसर्च कर रही थी, वैज्ञानिकों की टीम की हेड थी। ब्रिटिश लेखक की रिपोर्ट में भी शेंग ली का जिक्र है। ब्रिटिश लेखक वेड ने भी ली के बारे में लिखा था। आइए अब आपको बताते हैं बैट लेडी को की साजिश को एक रिसर्च से साबित हो गया, और रिसर्च से बेपर्दा हो गया इस बैट लेडी की साजिश। वो रिसर्च हम आपको बताने जा रहे हैं। वो रिसर्च क्या है? ब्रिटेन और नॉर्वे ने रिसर्च की है। रिसर्च में पहली चीज क्या है? कोरोना का कोई पूर्वज नहीं, ये रिसर्च में सबसे पहली चीज निकलकर सामने आई। वुहान लैब में ही कोरोना बना, और वुहान लैब में कौन था? बैट लेडी थी। इसके साथ ही वायरस में बदलाव किए गए। क्या ये बदलाव बैट लेडी ने किए? क्यों ये कह रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। वायरस में बदलाव हुए जिससे ओरिजिन छिपाया जा सके, यानी वायरस कहां से आया ये छिपाया जा सके, इसलिए वायरस में बदलाव किए गए। रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया। आरोप यह लग रहा है कि बैट लेडी ने चमगादड़ का क्या वायरस लेकर उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग की, जिससे जब इस वायरस की जांच हो तो लगे कि चमगादड़ से ही निकला है यह वायरस। इसलिए बैट लेडी पर यह आरोप लग रहा है कि चमगादड़ के वायरस से क्या इस वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग की गई, और उसके बाद इसको दुनिया में जैविक जंग की तरह, जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। और बैट लेडी ने क्या इसमें बड़ी भूमिका निभाई है? अब सवाल यह है, बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया जो रिसर्च करने और जांच करने जा रही है इस वायरस के खिलाफ, क्या हिंदुस्तान को भी उसमें शामिल होना चाहिए? क्या हिंदुस्तान को भी आगे आकर चीन के खिलाफ जो जांच होने जा रही है उसमें रोल प्ले करना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है, क्या हिंदुस्तान को भी अपनी टीम भेजनी चाहिए? क्योंकि हिंदुस्तान में भी लाखों लोगों की मौत हुई है। सुनिए जरा हिंदुस्तानी एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं। हिंदुस्तानी एक्सपर्ट्स क्या चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए इस मामले की, सुनिए जरा। ये बात तो एकदम जग जाहिर है कि ये लैब में ही बना हुआ वायरस है। अब इसके ऊपर सवाल उठता है कि भारत को भी इसको खुलकर आनी चाहिए और इसकी डिमांड करनी चाहिए। एक बड़ी सवाल और उठ गई है जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाइना को $10 ट्रिलियन का मुआवजा यूनाइटेड स्टेट्स और पूरी दुनिया को देना चाहिए। चाइना के दिमाग में, चाइना की जहन में वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है दुनिया पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने का। चीन लड़ने के काबिल नहीं है, इसीलिए वो जैविक युद्ध छेड़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मैदान जंग में लड़ना पड़ा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, धराशायी होंगे बुरी तरह से। दे विल गेट अ ब्लडी नोज। चीन ने भारत के खिलाफ कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, और किस प्रकार चीन कोरोना वायरस को वुहान वायरस कहने से चिढ़ता है, साफ जाहिर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। चीन को दुनिया के सारे देशों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, और देश की एक बड़ी सियासी खबर जो पिछले कई दिनों से, बेशक सियासत पंजाब की हो लेकिन हलचल और तपिश दिल्ली में बढ़ाई हुई है। सवाल यह है कि आखिर किसके सर सजेगा सहरा। हमने कल आपको बताया था कि गुरु और कैप्टन की जो लड़ाई है वो कैसे दिल्ली तक आ गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे थे और उस पैनल से, उस कमेटी से, उस टीम से मिले, 3 सदस्यीय टीम से, जिससे नवजोत सिंह सिद्धू और बागी विधायक पहले मिल चुके हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। दिल्ली में खासी सियासी हलचल देखने को मिली, लेकिन सवाल यह है कि क्या कैप्टन मिल
मिल चुके हैं, अब सिद्धू मान जाएंगे? क्या सिद्धू अब वो मोह छोड़ देंगे, यानी सीएम की कुर्सी का मोह नवजोत सिंह सिद्धू छोड़ देंगे? बड़ी बात ये, सिद्धू इससे पहले इस पैनल से मिल चुके हैं, तो सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की लड़ाई क्या शांत हो जाएगी? जरा सिद्धू को सुनिए और कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुनिए, दोनों आकर इस पैनल से मिल चुके हैं। वक्त बताएगा कि क्या होगा और आपको बताएंगे क्या सिद्धू कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं। पहले सुनिए जरा। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहना आपको कि हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर 1 जो है ये इसलिए कि बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। तो सिद्धू उस टीम से मिल चुके थे, उस कमेटी से, और कैप्टन आज मिलने आए थे। आइए आपको बताते हैं, कांग्रेस ने 3 सदस्यों का जो पैनल बनाया था, इसमें कौन कौन थे। 3 सदस्यीय इस कमेटी ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है, सबकी राय ले ली है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिद्धू पैनल की रिपोर्ट मानेंगे? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये जो 3 चेहरे आप देख रहे हैं, ये वो 3 चेहरे हैं जो दरअसल इस टीम में थे। उनमें हरीश रावत हैं, जेपी अग्रवाल हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये टीम के 3 मेंबर हैं जिनसे पहले आकर सिद्धू मिल चुके हैं, वहां के विधायक मिल चुके हैं, सांसद मिल चुके हैं और अब आखिर में कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलने आए थे। जरा सुनिए जल्दी से कि इस टीम में शामिल हरीश रावत, जिनसे सिद्धू मिले, जिनसे अमरिंदर मिले, वो क्या कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि पहले मैं कोशिश कर रहा था कि सिद्धू साहब और कैप्टन जी एक साथ एक टीम के रूप में खड़े हो जाएं। आज भी एक टीम है, पार्टी टीम भी है, उसमें दोनों एक साथ हैं। लेकिन ये समय कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी आ गई हैं, इसलिए हमने बैठ करके मुख्यमंत्री से बात की। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति ने इस बात को कहा। एक बात तो ये कही कि जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा, जो सोनिया जी का निर्णय होगा, वो हमको मान्य होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये सभी के जहन में चल रहा है कि ठीक पंजाब चुनाव से पहले सिद्धू ने भूचाल ले आए हैं पंजाब की सियासत में, तो सिद्धू अब करेंगे क्या? सिद्धू तो ये सोच कर आए थे कांग्रेस में कि बीजेपी में सीएम नहीं बन पाए तो शायद आम आदमी पार्टी से डील हो जाए, वो भी नहीं हो सकी, तो कांग्रेस में इस उम्मीद में आ गए कि कैप्टन का आखिरी चुनाव है, शायद इस चुनाव के बाद 2022 में सीएम कैंडिडेट वो होंगे, वो भी होता नहीं दिख रहा है। तो सवाल ये है कि पंजाब कांग्रेस में आर पार की लड़ाई, जीत अमरिंदर सिंह की होगी या सिद्धू बाजी मार ले जाएंगे? फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि एक मंझे हुए क्रिकेटर की तरह सिद्धू अब बॉलिंग एंड पर खड़े होकर अमरिंदर सिंह को चौका और छक्का लगाते नहीं देख सकते। सिद्धू चाहते हैं उन्हें भी बल्ला मिले, वो भी बैटिंग करें, खुद बल्लेबाजी करना चाहते हैं सिद्धू, यानी उनकी नजर सीधे सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। लेकिन अमरिंदर सिंह उनको यह मौका नहीं दे रहे हैं और इसलिए सिद्धू खुद भी परेशान हो रहे हैं और अमरिंदर को भी परेशान कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर बात नहीं बनी तो सिद्धू आखिर बदला लेने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहीं रनआउट ना करा दें। रनआउट मतलब चुनाव के ऐन मौके पर धोखा ना दे दें। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सिद्धू के पास विकल्प क्या है। देखिए, जरा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू क्या बीजेपी में जा सकते हैं। क्या यह संभावना है कि सिद्धू बीजेपी में जाएं? इसकी संभावना बहुत कम है कि सिद्धू बीजेपी में जाएं, क्योंकि जिस तरह से सिद्धू बीजेपी छोड़कर आए थे यह मुश्किल है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी में ना जाने की, क्योंकि सिद्धू खुद कृषि कानून का विरोध करते रहे हैं, झंडा बरदार रहे हैं, घर में खुद काले दिवस वाले दिन काला झंडा लेकर निकले थे, इसलिए बीजेपी के रास्ते फिलहाल उनके लिए बंद हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ बतेरे बयान दे चुके हैं सिद्धू अनाप शनाप,
इसलिए हो सकता है सिद्धू बीजेपी में दाखिल ना हो सकें। पंजाब में बीजेपी की हालत भी फिलहाल ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के साथ उनका गठबंधन अभी कम से कम धरातल पर नहीं है। एक वजह यह है। तो अगला जो कैलकुलेशन है, अगला जो फॉर्मूला सिद्धू का है, क्या यह हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे? अब सिद्धू के लिए क्या आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुलेंगे? पिछले चुनाव से पहले तो सिद्धू ने डील करके हाथ खींच लिया था और कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। तो क्या आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू? ये कयास लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को भी दरअसल चुनाव से पहले 2022 में फरवरी में चुनाव है, महीने गिनती के बचे हैं। आम आदमी पार्टी बड़ा दांव लगाना चाहती है। उन्हें भी एक स्टार चेहरे की जरूरत है, क्योंकि सिद्धू अब तक स्टार प्रचारक तो बने रहे लेकिन कभी पंजाब के स्टार नहीं बन पाए सीएम के तौर पर। ये सिद्धू को खुद भी इस बात का अफसोस है। तो क्या सिद्धू आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं? क्या सिद्धू पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं? बड़ी बात यह है। और केजरीवाल से सिद्धू मिले पहले भी और अटकलें यह भी लगी कि सिद्धू फिर एक बार केजरीवाल से मिले। क्या सिद्धू दोबारा मिलने के बाद कोई बातचीत हुई है केजरीवाल से अंडर द टेबल, पर्दे के पीछे, जो अब तक सामने नहीं आई है? सिद्धू आखिरी दांव चलना चाहते हैं कि कांग्रेस में बात बन जाए तो ठीक है, वरना रास्ते वो झाड़ू के भी खोले रखना चाहते हैं। अमरिंदर सिंह पर पहले भी सिद्धू सवाल उठा चुके हैं। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं, लेकिन ये अकेले पंजाब का मसला नहीं है। कांग्रेस की हकीकत अब यही हो गई है। कांग्रेस के हालात अब ये हो गए हैं। कांग्रेस में कलह आम हो गई है। ये कोई नया नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं राज्य दर राज्य कांग्रेस के हर राज्य की यह हालत क्यों है जो हालत पंजाब की हो रही है। सबसे पहले बात पंजाब की करते हैं। देखिए जरा पंजाब में क्या हो रहा है। कैप्टन बनाम गुरु यानी नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। सीधे सीधे एक तरफ सिद्धू है और एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है। वर्चस्व की लड़ाई है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हरगिज मंजूर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिद्धू चाहते हैं हर हाल में कमान। सिद्धू को लगता है हर पार्टी में मुझे स्टार प्रचारक तो बना लिया जाता है लेकिन मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाता है। सिद्धू को अफसोस और मन इसी बात से वो महसूस लेते हैं। कैप्टन का सीधे इनकार है कि सिद्धू को कमान नहीं मिलेगी। सिद्धू का बड़बोलापन एक बहुत बड़ी वजह है। होता क्या है कि सिद्धू कोई भी बात बेबाकी से और खुले तौर पर बोल देते हैं, उससे पार्टी में नाराजगी बढ़ जाती है और उस नाराजगी से पार्टी में दूरियां बढ़ जाती हैं और ये दूरियां बढ़ने के बाद सिद्धू को या तो रास्ता छोड़ना पड़ता है या फिर दूसरा टर्न लेते हैं या फिर वो यू टर्न लेते हैं। कैप्टन को सिद्धू का यही बड़बोलापन पसंद नहीं है। इसके अलावा आला कमान की शय फिलहाल सिद्धू को है। कहा जाता है प्रियंका गांधी सिद्धू को जरूर चाहती थी कि वो डिप्टी सीएम बनाए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात पर अड़ गए हैं कि सिद्धू को इस वक्त नहीं बना सकते डिप्टी सीएम। चुनाव नजदीक है, एक हिंदू चेहरा और एक दलित चेहरा ही डिप्टी सीएम बन सकता है। इसलिए सिद्धू का पत्ता गया है कट। न सिर्फ पंजाब की बात, ये पंजाब की बात मैं आपको बता रहा था, पंजाब की बात ही नहीं, पंजाब के अलावा राजस्थान की मैं बात करूंगा, क्योंकि देखिए पंजाब में सिद्धू और कैप्टन लड़ रहे हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट लड़ रहे हैं, यानी कांग्रेस का दूसरा राज्य, वहां भी ऐसे ही लड़ाई हो रही है पंजाब के बाद। पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू लड़ रहे हैं और राजस्थान में देखिए गहलोत और पायलट लड़ रहे हैं। कांग्रेस की बीमारी है गुटबाजी और इस गुटबाजी की शिकार है पूरी कांग्रेस। यहां भी दोनों लड़ रहे हैं। सीएम पद के दावेदार थे दरअसल सचिन पायलट, गहलोत बन गए सीएम। सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ यही थी। सपना देख रहे थे सचिन पायलट, लेकिन कुर्सी पर बैठ गए गहलोत। सचिन पायलट ने मेहनत की, कहा जाता है पूरे चुनाव में राजस्थान के मेहनत की, लेकिन मलाई खा गए गहलोत। हाईकमान की पसंद थे अशोक गहलोत, सीनियर होने के नाते भी प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिए गए सचिन पायलट और गहलोत ने उन्हें किनारे रखा। इस दरमियान बेशक डिप्टी सीएम रहे हो, लेकिन उनकी क्या स्थिति थी वो खुद जानते हैं। समर्थकों को मिली उपेक्षा, यानी जो सचिन पायलट गुट था उसे उपेक्षा मिली और गहलोत समर्थक मलाई काट रहे थे। यानी जो हाल पंजाब में वही हाल कांग्रेस का राजस्थान में। तो सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये सिर्फ एक राज्य नहीं है पंजाब और राजस्थान, ये सिर्फ एक राज्य नहीं है पंजाब और राजस्थान। आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में भी यही हालात हैं। मध्य प्रदेश का मैं बताता हूं, यानी कांग्रेस का राज्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह यही हाल। पंजाब में कौन लड़ रहा था? सिद्धू और कैप्टन। राजस्थान में कौन लड़ रहा है? गहलोत और पायलट।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए। ये देखिए मध्य प्रदेश की हालत देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ। यहां क्या हुआ, चुनाव में सिंधिया ने मेहनत की और मुख्यमंत्री कौन बना दिया गया, कमलनाथ। यह सबसे पहले लड़ाई का जड़ था और यही राजस्थान में हुआ। अब पंजाब के हालात भी वैसे ही हैं। आलाकमान ने किनारे कर लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा जाता है वो फोन करते रहे और उनका फोन तक नहीं उठाया गया। आलाकमान ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, इसके पीछे बहुत सी वजह थी। इसके अलावा सरकार में सम्मान नहीं मिला, यह कहना था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कमलनाथ दिग्विजय में सांठगांठ थी, यह भी आरोप लगते रहे। तो कांग्रेस में गुटबाजी की वजह से, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, पार्टी की मटिया मेट होने के पीछे बड़ी वजह यह गुटबाजी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस के हाथ से सत्ता भी चली गई। यह है कुछ ग्राफिक्स के जरिए मैंने आपको कांग्रेस की हकीकत बता दी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि आखिर लोकतंत्र के मंदिर का विरोध क्यों। जी हां, यह है नई संसद, और नई संसद अभी बनी भी नहीं है, बनना शुरू भी नहीं हुई, लेकिन उसका विरोध शुरू हो गया। देखिए जरा, यह है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, भव्य और आलीशान है, देश की शान है, और इसका विरोध भी शुरू हो गया अलग अलग तरीके से। पहले कोर्ट गए कि इसको रोक दिया जाए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था, वो तस्वीरें भी जरा दिखाएं। अंदर की संसद देखिए, कितनी भव्य संसद बनेगी, ये नई संसद होगी और इसका विरोध शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका शिलान्यास किया था अपने हाथों से, पहले उन्हें रोका गया कि वो शिलान्यास ना करने पाए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी आधारशिला रखी। अब नफरत करने वाले पीएम से चाहते नहीं है कि पीएम के हाथ से रखी हुई आधारशिला का निर्माण हो सके और वो संसद बन सके। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि पहले इसे रोकने की कोशिश की गई बार बार, अब इसमें मजहबी एंगल डालने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह ने कह दिया कि दरअसल ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ये प्रोजेक्ट बनते वक्त मस्जिद भी उस इलाके में आ रही है और मस्जिद गिराई जा सकती है। सोचिए, अमानतुल्लाह खान ने यहां भी मस्जिद और मंदिर ढूंढ लिया जिससे इस प्रोजेक्ट को फिर से रोका जा सके। पहले उन्हें सुनिए, उसके बाद बताएंगे इसकी हकीकत क्या है। मैंने जो है पीएमओ को और जो पुरी साहब को चिट्ठी लिखी है जी, और ये जो सेंटर विस्टा है कि इसमें 5 मस्जिद है, उसके अंदर हमें ये डाउट है और लोगों ने हमें कंप्लेन भी की है जी, फेसबुक पर, ट्विटर पर भी चलाया और किसी ने हमें लिख कर भी दिया। उनका जो मैप है उसके अंदर ये आती है जी। तो हमें ये है, हम इनसे क्लियरेंस चाहिए कि भाई आप ये बना रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बनाइए जी। हमें कोई आपका ना रोकना मकसद है ना बदनाम करना मकसद है। जो हमारी मस्जिदें हैं 100-100 साल, 150, 200 साल पुरानी मस्जिद है जी, आप उनको महफूज करिए बस जी, और ये हमें एश्योर कर दें। तो अमानतुल्लाह ने को सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं वहां पर मस्जिद और मस्जिद गिरा दी जाएगी, अफवाह फैला रहे हैं। जल्दी से दर्शकों को बताते हैं वो मस्जिद है कहां पर। ये है सेंट्रल विस्टा का इलाका, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये राजपथ है, यही होती है परेड, इसी जगह पर आप परेड होता देखते हैं। और ये जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं ये संसद है। फुल स्क्रीन जरा जल्दी से अगर मैं इसे दिखा सकूं, ये देखिए सेंट्रल विस्टा कहां बन रहा है, ये मस्जिद है जाब्तागंज मस्जिद। ये जो आप देख रहे हैं फुल स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं, जाब्तागंज मस्जिद जो है ये है मस्जिद की जगह और सेंट्रल विस्टा यहां बन रहा है। आइए दूर नहीं जाते हैं, जल्दी से मस्जिद के मौलाना को सुन लेते हैं, वो खुद अमानतुल्लाह की पोल खोल रहे हैं, सुनिए जरा। शाही मस्जिद जाब्तागंज को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बिल्कुल भी टच नहीं किया जा रहा है। ये कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे रूमर और अफवाह फैलाई जिसकी वजह से इस तरह का भय का माहौल पैदा हो गया। इस मस्जिद को मेरे तमाम आला अधिकारियों से, सीनियर ऑफिशियल से, इंजीनियर से, प्रोजेक्ट इंजीनियर से और भी CPW के जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों से इस मस्जिद के रिगार्डिंग बात हुई और उन्होंने जवाब दिया कि इस मस्जिद को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाएगा। तो आपने सुन लिया, खुद मस्जिद के मौलाना कह रहे हैं कि इस मस्जिद को छुआ तक नहीं जाएगा। लेकिन सोचिए, खुद अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी नेता कह रहे हैं कि मस्जिद गिराई जा सकती है, इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, सिर्फ माहौल खराब कर रहे हैं। जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, ये बताने जा रहे हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। यह दरअसल राजपथ के दोनों तरफ का इलाका है।
सेंट्रल विस्टा, यानी अगर इसे सरल भाषा में समझिए तो ऐसे कि देश की नई संसद बननी है। ये 65,400 स्क्वायर मीटर में देश की नई संसद बनेगी। इसमें और भी दफ्तर होंगे। इसमें लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकेंगे, ऐसी व्यवस्था होगी। इसके अलावा राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ इमारत में एक बड़ा संविधान हॉल भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल भी होगा इसमें। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास भी होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि 2020 में प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी। बार बार यह कहा जा रहा है और कुप्रचारित किया जा रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री का घर है, पीएम का घर है, मोदी का घर है। हकीकत यह है कि वो घर अब तक बनना भी नहीं शुरू हुआ, उसकी नौबत भी नहीं आई है। 2022 में इमारत में कामकाज शुरू होगा। 2022 में इमारत में कामकाज शुरू होगा, यानी जो पीएम के घर बनना है वो लगभग बनेगा 2022 के आसपास। लेकिन अभी से शोर और सिर्फ कुप्रचारित किया जा रहा है कि मोदी का घर बन रहा है, उसकी अभी पहली ईंट भी नहीं रखी गई। बहरहाल फिलहाल ये भारत की बात है, में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।